हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डील करेगा जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। इसमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डील नहीं करने वाले, हम डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ या फिर हमें कैसे पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, उस उन इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके इवेंट्स ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, contribution of MacLeod, Oswald and McCarty, and then Hershey and Chase experiment. These are references जहाँ से मैंने कंटेंट लिया है. And now, सबसे पहले इवेंट्स ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल की जब डिस्कवरी हुई थी तो उस दौरान क्या क्या चीजें हुई? एकदम से तो डीएनए नहीं आ गया होगा ना कि ये हमें पता चल गया, साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया और एकदम से उसे नाम दे दिया डीएनए और एक ही बार में पता चल गया कि ये न्यूक्लियोटाइड है या ये न्यूक्लिक एसिड है, इस तरीके से. तो देखिए चीजें इवेंट्स पे हुई. सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे फेडरिक मिशर 1896 में. हम इसे चेन बनाते हुए एक वे में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, ईयर वाइज. तो फेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डिस्कवरी के दौरान व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस में से, व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है, रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता, व्हाइट ब्लड सेल्स में होता है. तो डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस से उनको एक सब्सटेंस मिला. अब उन्होंने डिस्कवर्ड अ मिस्टीरियस सब्सटेंस फ्रॉम डब्ल्यूबीसी. मिस्टीरियस क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो प्रोटीन से तो मैच नहीं करती थी. इन्होंने इस जो मिस्टीरियस सब्सटेंस जो इन्हें डब्ल्यूबीसी से किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मिला, तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि इसकी प्रॉपर्टी प्रोटीन से तो रिलेटेड नहीं है. फिर अब क्योंकि नेमिंग करना था तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है, ये मिस्टीरियस सब्सटेंस इन्हें न्यूक्लियस से मिला था, इसीलिए इन्होंने इसे नाम दिया न्यूसैलिन. ओके. Discovered a mysterious substance for WBC. It have properties different from protein. और ये जो मिस्टीरियस सब्सटेंस था इसकी प्रॉपर्टीज प्रोटीन की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग. नाउ ही कॉल्ड दिस मिस्टीरियस सब्सटेंस न्यूसैलिन. और उन्होंने इस मिस्टीरियस सब्सटेंस को क्या नाम दिया? न्यूसैलिन. बिकॉज ही बिलीव्ड इट हैड कम फ्रॉम द सेल न्यूक्लियस. क्योंकि उन्हें ये बिलीव था कि ये जो चीज है वो सेल के न्यूक्लियस से आई है, इसी बेसिस पे उन्होंने उसे नाम दिया न्यूसैलिन. ओके, क्लियर. नाउ उसके बाद 1881 में एक और साइंटिस्ट आए, एल्बर्ट कॉजल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने ये देखा. ओके, जो फेडरिक मिशर थे ये तो श्योर थे कि ये जो भी चीजें प्रोटीन तो नहीं है. ओके. उसके बाद जो एल्बर्ट कॉजल आए थे, ही आइडेंटिफाइड न्यूसेलिन एज अ न्यूक्लिक एसिड. अब उन्होंने ये देखा कि जो न्यूसेलिन है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो न्यूक्लिक एसिड से मैच करती हैं, और उन्होंने उसे नेम दिया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके. तो यहाँ से वो जो मिस्टीरियस सब्सटेंस था जिसका नाम न्यूसेलिन कर दिया गया था, उसे एक परफेक्ट नेम दिया गया, दैट इज डीएनए. He also isolated the 5 nucleotide bases that are building blocks of DNA and RNA. और बाद में उन्होंने इन्हीं डीएनए आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स को भी आइडेंटिफाई किया, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स है. इसीलिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके वो चेन बनाते हैं, दैट इज डीएनए. और वो क्या है? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, यूटेसिन. इन सभी से मिलके ये बेसिस है, ये सभी मिलके न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिसका जिक्र डीएनए के स्ट्रक्चर के दौरान किया जाता है. अगर डीएनए, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है डीएनए के स्ट्रक्चर्स पे, तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप चाहें तो वहां से डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं. तो अभी तक हमें दो चीजें पता चली, साथ में लिखते हुए चलते हैं. हमें ये पता चला कि फेडरिक मिशर को एक मिस्टीरियस सी चीज मिली थी, क्योंकि उन्होंने बिलीव करा कि वो सेल न्यूक्लियस से आई है, इसीलिए उन्होंने उसे नाम दे दिया न्यूसेलिन. ओके. और इसके बारे में एक चीज वो श्योर थे कि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ प्रोटीन्स. इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, कौशल. उन्होंने कहा कि ये जो न्यूसेलिन है, इट इज व्हाट? प्रोटीन तो डेफिनेटली नॉट. क्योंकि ये तो यही साबित हो गया है, ठीक है. इन्होंने कहा इट इज अ न्यूक्लिक एसिड, और इस बेसिस पे उन्होंने इसे नाम दिया डीएनए. चलिए, अब आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल.
ये आया 1928 में। एक इंग्लिश आर्मी डॉक्टर थे, दैट इज फेडरिक ग्रिफिथ। चलिए पहले इसे नॉर्मली समझते हैं, देन विल गो डायग्रामेटिकली, जो यहाँ पे डायग्राम दिया है उसके थ्रू। पैट्रिक ग्रिफिथ एक्चुअल में चाहते थे निमोनिया के कॉजल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वैक्सीन बनाना। निमोनिया को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ओके, तो वो उस निमोनिया कॉजल ऑर्गेनिज्म के टू अगेंस्ट क्या बनाना चाहते थे? वैक्सीन। वैक्सीन तो नहीं बनी, बट ही डिस्कवर्ड समथिंग एल्स। उन्होंने ये देखा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का एस स्ट्रेन था। देखिए बैक्टीरिया के ना स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक? तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का लिया और एक लिया आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन है ये स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म करता, क्योंकि इसके ऊपर एक म्यूकस का लेयर फॉर्मेशन होता। ओके, आर स्ट्रेन रफ कॉलोनीज फॉर्म कर रहे थे, इसीलिए उसको क्या बोला गया? आर स्ट्रेन। यहाँ पे इनकी कॉलोनीज के ऊपर एक म्यूकस की लाइनिंग नहीं होती है, विद जो फॉर्मेशन था। ओके, नाउ उन्होंने क्या करा, इस एस स्ट्रेन को डाला माइस में। अब क्योंकि ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है निमोनिया का, तो माइस को क्या हो गया? निमोनिया। निमोनिया की वजह से ये माइस की डेथ हो गई। देखिए कोई भी बैक्टीरिया के हर स्ट्रेन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका वायरुलेंट हो, वायरुलेंट इन द सेंस कि डेथ कॉज करे, इतना हानिकारक हो। तो एस स्ट्रेन बहुत वायरुलेंट नेचर शो कर रहा था, क्योंकि इससे जब माइस निमोनिया से इफेक्ट हुआ इस स्ट्रेन की वजह से, तो उस माइस का डेथ हो गया। लेकिन वही जब आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया गया, तब उसका डेथ नहीं हुई। ओके, ये तो दो रिजल्ट मिले, पहला ये रिजल्ट, दूसरा ये रिजल्ट। अब चलते हैं थर्ड रिजल्ट। थर्ड उन्होंने ये देखा, जब एस स्ट्रेन को हीट किल करा, हीट किल करने पे फिर माइस में डाला, तो माइस की डेथ नहीं हुई। यहाँ पे ये माइस वायरुलेंट नेचर शो कर रहा था, सॉरी एस स्ट्रेन, और यहाँ पे आर स्ट्रेन दैट इज नॉन वायरुलेंट। अब हीट किल करने से उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक जो उसे वायरुलेंट बना रही थी, उस वो चीजें मर गई। मतलब देखिए मॉलिक्यूल्स किल्ड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए हीट किल करके उसे देखा गया। बट आश्चर्यजनक रिजल्ट कहाँ पे मिला, जब एस स्ट्रेन जो कि क्या है आपका, हीट किल्ड है, इस हीट किल को क्या किया गया, आर स्ट्रेन के साथ डाला गया। और ये आर स्ट्रेन एस के हीट किल नहीं था, दिस इज लाइव वन। ओके, तो जब ये डाला गया, इन दोनों को कॉलोनी को मिक्स करा गया आपस में, एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ रखा गया, और उसके बाद इसको इंजेक्ट करा गया माइस में, तो ये देखा गया कि डेथ हो रही है। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्यों? क्योंकि पहले जो डेथ हो रही थी आर स्ट्रेन की वजह से, वो तो हो नहीं रही थी। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का नॉन वायरुलेंट नेचर शो कर रहा था, लेकिन अचानक से इस आर स्ट्रेन ने वायरुलेंट नेचर कैसे शो कर दिया? राइट, तो यहाँ पे क्या शो करने लग गया? वायरुलेंट नेचर। तो ग्रिफिथ ने कहा कि देयर इज समथिंग, कुछ ऐसी चीज है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रही है, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रही है, और एस आर स्ट्रेन को कैसा बना रही है? वायरुलेंट। उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, जो कि आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, उसको किस में चेंज कर रही है? वायरुलेंट स्ट्रेन में। और उन्होंने इस चीज को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ठीक, चलिए स्लाइड के थ्रू पढ़ते हैं। He wanted to make vaccine against the bacterium Streptococcus pneumoniae, causal organism of pneumonia. Although he failed to make it but discovered the transmission of genetic information by a substance that was to be called transforming principle. लेकिन उन्होंने ये देखा कि एस स्ट्रेन की जो जानकारी थी वो म्यूकस का लेयर बना रहा था, राइट? लेकिन अब आर स्ट्रेन नहीं बना रहा था। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जब एस स्ट्रेन हीट किल करके आर के साथ रखा गया, तो यहाँ पे वो लेयर बनता है, स्मूथ कॉलोनीज फॉर्मेशन होती है। मतलब एस स्ट्रेन का जो इन्फॉर्मेशन है वो आर स्ट्रेन में जा रहा है, और उसी चीज को उसने बोला कि देयर इज समथिंग बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन,
और वो जो ट्रांसफर हो रही चीज है उसे उन्होंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, उस सब्सटेंस को जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है उसे क्या बोला गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिविंग एस सेल है, जब इसे माइस में डाला गया तो माइस क्या हो गया, फिर निमोनिया के कांटेक्ट में आया और माइस के डेथ भी हो जाता है उसका, और डेड माउस के कॉलोनी से आइसोलेट करी गई कैसी कॉलोनीज, एस स्ट्रेन की। ओके, जब लिविंग सेल वाली डाली गई रफ कॉलोनीज वाला, तो माउस हेल्थी था लेकिन उससे क्या आइसोलेट करा गया, आपका आर कॉलोनीज। ओके, नेक्स्ट, जब एस को हीट किल करा गया तो माउस हेल्दी रहा और यहाँ उसे कोई भी कॉलोनीज आइसोलेटेड नहीं हुई क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किल्ड हो चुका है। उसके बाद जब हीट किल्ड को इसको किसके साथ मिक्स करा गया, लिविंग एस सेल में डाला गया, देन सॉरी आर सेल में डाला गया, और उसके बाद उन आर सेल्स को माउस में डाला गया, तो माउस डेथ हो गई और माउस से दोनों कॉलोनीज ऑब्टेन हुई, आर प्लस एस, आर भी और एस कॉलोनीज भी आइसोलेट हुई। तो ये क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली इम्प्लाइड दैट जेनेटिक मटेरियल हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेड टू द लाइव बैक्टीरियल सेल। तो इससे ये तो पता चला कि ये जो आर स्ट्रेन था, ये जो कि इससे क्या हुआ है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आर कॉलोनीज में हुआ है, जिसकी वजह से जो आर कॉलोनीज पहले नॉन वायलेंट नेचर शो कर रही थी, अभी वो वायलेंट नेचर शो कर रही है। ठीक, इसके बाद है आपका मैकार्टी, मैक्लियोड एंड ओसवाल्ड का कंट्रीब्यूशन। ओके, every McCarthy and MacLeod. They demonstrate that DNA is transforming principle in 1994. अब इन्होंने तो कह दिया, यहाँ पे इसे कंटिन्यूटी में रख लेते हैं। फिर तीसरा पॉइंट किसका आ गया, ग्रिफिथ का। इन्होंने बता दिया कि कुछ ऐसी चीज है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जा रही है जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला। चौथे में आते हैं मैक्लियोड, एवरी मैकार्टी। इन्होंने ये बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसे बोल रहे हैं वो कुछ और नहीं, डीएनए है। ओके, तो चलिए इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया, क्योंकि ये इस कहानी एस स्ट्रेन से ही स्टार्ट हुई। इन तीनों ने मिलके एस स्ट्रेन लिया। ओके, एस स्ट्रेन पे क्या किया, देन इसको होमोजेनाइज कर दिया, इसको सेंट्रीफ्यूज करा, सेंट्रीफ्यूगेशन करा पहले इसका। सेंट्रीफ्यूगेशन करके आपको दो चीजें मिलती हैं, एक पैलेट जो कि नीचे बैठा हुआ होता है, एंड देन लिक्विड वाला पोर्शन दैट इज सुपरनेंट। दिस इज सुपरनेंट एंड दिस इज पैलेट। इस पैलेट में ने एस स्ट्रेन मिला, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया। देन इस पैलेट को लिया गया, उसे हीट किल करा गया, देन उसको होमोजेनाइज करा गया। होमोजेनाइज मतलब यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मेशन कर देते हैं उसका। ठीक है, होमोजेनाइज करा। अब यहाँ पे आपको एस स्ट्रेन है आपके पास और आपने उसे क्या कर दिया गया, होमोजेनाइज कर दिया गया। अब क्या करा गया कि इस एस स्ट्रेन में डाला गया आरएनएज। आरएनएज एक एंजाइम है जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। जब आरएनएज डाला गया तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आरएनए डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, फिर इस एस्ट्रेन को, इस एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ रखा गया और देन इसे माउस में डाला गया। तो ये देखा गया कि स्टिल क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप समझ रहे हैं, अगर आरएनएज डाइजेस्ट हो चुका है और फिर भी कुछ ऐसी चीज है जो एस से आर में जा रही है, आर को वायरुलेंट बना रही है, इट मींस आरएनए वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, ऐसी दूसरी एक्टिविटी करी प्रोटीएजेस डालकर। प्रोटीएजेस होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब जब प्रोटीएज डाला तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, देन अगेन एस स्ट्रेन वाले को, हीट किल्ड को आर के साथ रखा गया, माउस में डाला गया और माउस के उससे देखा गया, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इससे क्या पता
कि अगर जो प्रोटीन है वो तो डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस टू आर। कुछ ऐसी चीज है जो एस से आर में जा रही है, तो वो डेफिनेटली प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो हमने डाइजेस्ट कर दिया है, और प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन ला नहीं सकती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि आरएनए भी नहीं है, प्रोटीन में नहीं है। लास्ट में उन्होंने क्या करा, डीएनए को डाला। डीएनए इज डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। जब इन्होंने डीएनए को डाला, देन जो एस स्ट्रेन था उसे आर के साथ रखा गया, उसे माउस में डाला। अब उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब जब डीएनए के डाइजेस्ट होने की वजह से आर जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वो वायलेंट नहीं हो पा रही थी, वो अपने पहले वाले स्टेज में थी। तो इससे ये समझ में आया कि डेफिनेटली वो जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएनए था, जो एस से आर में जा रहा था, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रहा था, और आर स्ट्रेन को वायलेंट नेचर शो कर रहा था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था जो मैक्लियोड मैकार्टी एवरी ने किया। ओके, ओके, तो ये एसिस्ट्रेन है, इसको सेंट्रीफ्यूज करा, सेंट्रीफ्यूज करके क्या मिला, इन्हें पैलेट मिला जिसमें एसिस्ट्रेन था, एंड देन सुपरनेंट। उसके बाद उसे हीट किल्ड करा गया, हीट किल्ड करा गया, उसके बाद उसका होमोजेनाइजेशन किया, फिर उसे राइबोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करा, जो कि क्या करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। एस के साथ आर को डाला, और ये देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मतलब माउस क्या है, मरी है अभी भी। ठीक है, फिर उसके बाद उसे प्रोटीएस दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से ट्रीट करा, देन अगेन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब स्टिल माउस क्या है, उसकी डेथ हो गई। लेकिन जब उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस दैट इज डीएनए, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम के साथ जब उसे डाला गया, तो उन्होंने ये देखा कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो वहां से क्या, द फाइनल कंफर्मेशन केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट यूजिंग क्रूड सैंपल ऑफ डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसेस या डीएनए which can degrade डीएनए स्पेसिफिसियली। जो डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं उसी एंजाइम का यूज करके हमें ये पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है। ओके, तो यहाँ पे अगेन हम एक चीज जोड़ देते हैं, यहाँ पे जो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, क्या है ये, डीएनए। अब हर्शे एंड मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे वार्निंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, अच्छा, अब उस टाइम पे ना बहुत डिबेट चला था। डिबेट क्या चला था, डिबेट का सब्जेक्ट था कि जो जीन्स है, जीन्स कुछ चीज है, ठीक है, अब जो जीन्स है वो डीएनए से बना हुआ है। कुछ साइंटिस्ट इस चीज के फेवर में थे, और कुछ ये कहते थे कि जो डीएनए जीन्स है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। मतलब जो सिंपल सी भाषा में ये कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जा रही है वो डीएनए है। कुछ है ये प्रेफर करते थे कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन्स के फॉर्म में जाती है। ठीक है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट नाउ। अब इसके अलावा उस टाइम पे साइंटिस्ट को ना बैक्टीरियोफेजेस के बारे में पता था। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको किल कर देते हैं। ओके, तो बाय 1950 साइंटिस्ट नो अबाउट द बैक्टीरियोफेज और फाजेस, इन्हें फाजेस भी बोलते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड आल्सो अबाउट हाउ इट इन्फेक्ट होस्ट बैक्टीरिया। फाजेस क्या है ये भी पता था, ये भी पता था कि फाजेस इन्फेक्ट कैसे करता है, कैसे करता है, सबसे पहले वो बैक्टीरिया से अटैच्ड होता है, देन उसमें अपना कुछ पीस इंजेक्ट कर देगा, उसके बाद उसके वो पीस बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करते हैं, एंड बैक्टीरिया का लाइसिस होता है। देखिए, अगर आप लोगों को वायरस के बारे में एक बात तो पता ही होगी कि वायरस को लिविंग होस्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिना लिविंग होस्ट के रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो अपना जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है, और उसको रेप्लिकेट करने के लिए उसे होस्ट की मशीनरी चाहिए होती है। ठीक है, तो यही तो करा उसने, अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल था अभी तो हमें पता है, तो उसने उसे किस में डाल दिया, बैक्टीरियम में डाल दिया। बैक्टीरिया के अंदर वो रेप्लिकेट करेगा, और उसके अंदर और फेजेस बनेंगे, उसके बाद वो लाइसिस करके जो भी जितने भी फाजेस हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है,
इसके अलावा साइंटिस्ट एक चीज और जानते थे कि अगर ये जो है बैक्टीरियोफाज है, ये ऐसा कर पा रहा है, तो बैक्टीरियोफाज के अंदर दो बायोमोलिक्यूल्स है। वायरसेस के अंदर दो चीजें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन, उनका जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन। ठीक है, अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि वो इंजेक्ट क्या कर रहा है। उन्हें देखिए पता क्या है, कितना है कि बैक्टीरियोफेज कुछ चीज इंजेक्ट कर रहा है जो रेप्लिकेट होके बैक्टीरियोफेज का नंबर इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये नहीं पता है कि वो इंजेक्ट होने वाली चीज डीएनए है या प्रोटीन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये, और उन्हें, तो फिर अब इस पे चला रिसर्च। तो क्या किया, इसी पे उन्होंने जो हर्शे एंड चेस था, उन्होंने वार्नर वॉर्निंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट करके दे प्रोवाइडेड कंक्रीट एविडेंस दैट जीन्स वर मेड अप ऑफ डीएनए। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के थ्रू जा रही है, ना कि प्रोटीन के थ्रू। ये किसने शो करा? हर्शे एंड मार्था चेस ने। ओके, नाउ उन्होंने क्या करा, समझ, उन्होंने यूज करे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स यूज करे, एक करा फॉस्फोरस का और एक करा सल्फर का। आई थिंक दिस इज 32, दिस इज 35। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, चलिए। अब एक बात और आपने याद रखनी है इसको समझने से पहले, कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन में सल्फर होता है। अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर। प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता और डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता। यही बेस बना के ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो सबसे पहले करा क्या गया है, यहाँ देखते हैं। दिस इज अ बैक्टीरिया, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस इज अ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करवाया गया है एक ऐसे मीडियम में जिसमें फॉस्फोरस 32 है। अब बैक्टीरिया कॉलोनी जो फॉस्फोरस 32 वाले आइसोटोप्स में ग्रो करी गई है, उसमें P32 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करा गया, उस बैक्टीरिया के ऊपर किसको डाला गया? बैक्टीरियोफेज को। अब बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल देगा। अब इस बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना जो भी पीस ऑफ जो भी है, अभी पता नहीं है डीएनए है प्रोटीन है, उसने उसे उसमें डाल दिया। अब क्या होगा कि वो होस्ट की मशीनरी को यूज करेगा। होस्ट की मशीनरी यूज करी, रेप्लिकेशन हुआ, और उस और रेप्लिकेशन होके बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस बन गए। और ये जो बैक्टीरियोफेज थे ये रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेन कर रहे थे। यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या डाला था? फॉस्फोरस। और ये बैक्टीरियोफेज क्या कंटेन कर रहे थे? रेडियो एक्टिव डीएनए। ओके, नाउ फिर इस बैक्टीरियोफेज को, जो रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेन करने वाला बैक्टीरियोफेज था, इसे इसे क्या करवाया गया? नई बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करवाया गया। उसके बाद ब्लेंडिंग करी गई। ब्लेंडिंग की वजह से क्या हुआ कि जो फेस की बॉडी होती है वो अलग हो जाती है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है या जो भी चीज है रेडियो एक्टिव डीएनए जो लेबल्ड है, वो किसके अंदर रहेगा? सेल के अंदर रहेगा। सेल के अंदर रहा। अब ये भी इस सेल की मशीनरी को यूज करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा। तो ऐसा ही हुआ, सेल के अंदर एप्लीकेशन हुआ, बहुत सारे उस सेल के अंदर बहुत सारे आपके बैक्टीरियोफेजेस बने। एंड देन जब लाइसिस हुई सेल की, तो ये देखा गया कि जो प्रोजेनी है, जो बैक्टीरियोफेज की प्रोजेनी है, वो पार्शली लेबल्ड प्रोजेनी है। मतलब उनके डीएनए, कुछ बैक्टीरियोफेज पार्शली लेबल्ड क्या है, कंटेन करते हैं? डीएनए कंटेन, मतलब प्रोजेनी कंटेन करते हैं। तो ये देखा गया कि ये जो फॉस्फोरस 32 है, ये किसमें गया? तो ये तो फॉस्फोरस किसका कंटेंट है? आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है डीएनए का। और यहाँ देखा गया कि इनका जो आपका प्रोजेनी है वो भी रेडियो एक्टिव लेवल आ रही है। ठीक है, ओके। नाउ इसका मतलब कि जो भी चीज बैक्टीरियोफेज को क्या करा रही है, इंफॉर्मेशन कैरी करवा रही है, उसमें P32 जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं बैक्टीरियोफेज को क्या करवाया गया। सबसे पहले बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया एस मीडिया में, एस स्ट्रेन वाले में। सल्फर, जिसमें सॉरी सल्फर है। ओके, 35 आइसोटोप से उसमें सिमिलर बैक्टीरियोफेज ने अपना मटेरियल इंजेक्ट करा। सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज वो हुए, बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट हुए। देन उनमें था रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन। रेडियो एक्टिव लेबल प्रोटीन था, ना कि डीएनए। फिर उस जो रेडियो एक्टिव लेबल प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफेज है, उससे नई बैक्टीरिया को क्या करवाया गया? इन्फेक्ट करवाया गया। सिमिलर ब्लेंडिंग हुई, उसका बॉडी पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया, और उसका जो भी पीस है दैट इज वो बॉडी के अंदर चला गया। अब ये रेप्लिकेट करेगा,
याद आपको रखना है कि वो उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन डालता है और ये नहीं पता था कि वो इंफॉर्मेशन डीएनए है या प्रोटीन। तो जब ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली, बैक्टीरियोफेज ने अपनी ई कोलाई के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ई कोलाई में जब अपना इन्फॉर्मेशन डाला, तो अब उससे जो बैक्टीरियोफाजेस हुए रेप्लिकेशन के थ्रू उनका प्रोडक्शन हुआ जब, तो वो फाजेस रेडियो एक्टिव लेबल्ड नहीं थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि फाज से जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन। आप समझ रहे हैं कि जब डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल था और जब उसका ट्रांसमिशन हुआ तभी प्रोजेनी क्या हुई? प्रोजेनी में भी रेडियो लेबल्ड मिला है। लेकिन जब प्रोटीन रेडियो लेबल्ड था और फाइनल जो प्रोजेनी मिली, वो आपको वो आपको रेडियो लेबल्ड मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये प्रोटीन तो जाता ही नहीं है इन्फॉर्मेशन लेके। जो इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाला कंस्टिट्यूएंट है मॉलिक्यूल है, दैट इज डीएनए। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो मॉलिक्यूल बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट कर रहा है एज अपना इंफॉर्मेशन के लिए, वो क्या है आपका? डीएनए, ना कि प्रोटीन। तो हर्षी एंड चेज मार्क phases by incorporating radioactive isotopes for force of phosphorus and sulfur। उन्होंने फाजेस को के अंदर क्या किया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डाले, किसके? फास्फोरस एंड सल्फर के। इन दोज फाजेस दे अलाउड सम फाजेस टू रेप्लिकेट बाय इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। उन्होंने इन फाजेस को अलाउ करा कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके ये रेप्लिकेट करे। और उसके बाद उन्हें कैसे रेप्लिकेट करवाया? दे हैड ग्रोन इन रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करवा के और रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो करवा के। ठीक है। तो डीएनए कंटेन फास्फोरस बट नॉट सल्फर, वेयरएज प्रोटीन कंटेन सल्फर बट नॉट फास्फोरस। एक बार इसे जस्ट थॉरोली देख लेते हैं कि हुआ क्या। ये है आपका एक मीडिया। ये मीडिया कंटेन करता है फास्फोरस 32। इसके ऊपर किसे फीड मत इसके ऊपर क्या ग्रो करवाए गए? बैक्टीरियल सेल्स ग्रो करवाई गई। ओके। जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया आया, अब इसके अंदर P32 होगा क्योंकि ये उसके ऊपर ग्रो करा है उस मीडियम में। उसके बाद इस पे एक बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया गया। तो बैक्टीरियोफेज ने क्या करा? इसके अंदर अपना जेनेट कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ा होगा। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन की वजह से इसका रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन की वजह से इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारे फाजेस बन जाएंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन है वो रेप्लिकेट करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज करके। तो यहां से ये जो फाजेस आए, अब इस फाज से क्या करवाया गया? देखो, ये फाज रेडियो एक्टिव लेवल बैक्टीरियल सेल पे वो हुआ है, तो डेफिनेटली ये तो रेडियो एक्टिव होना ही है। पर देखना ये है कि इससे आगे बनने वाली जो प्रोजेनी है, क्या वो भी रेडियो एक्टिव है? अगर वो है, तभी तो ये पता चलेगा कि इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर करा है, जो कि P32 कंटेन कर रहा था, दैट इज डीएनए। तो इससे एक नई सेल को इन्फेक्ट करवाया गया। नई सेल को इन्फेक्ट करवाया गया तो उसके अंदर इसने क्या करा? अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। ओके। इसके बाद जब ये रेप्लिकेट हुआ, इससे प्रोजेनी बनी, तो ये देखा गया कि ये क्या थी? पार्शियली रेडियो एक्टिव लेबल थी। क्या इससे ये साफ हुआ कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कौन सा कंटेन करता है? डीएनए या फिर प्रोटीन? ऑब्वियस है कि डीएनए कंटेन करता है फास्फोरस। तो ये जो P32 ये डीएनए में एम्बेडेड हो गया, वही डीएनए आप बैक्टीरिया फेज अपना क्या कर रहा है? ये बैक्टीरिया सेल्स में डाल रहा है। ठीक है। और उसी की मदद से जो प्रोजेनी बनी है और वही आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। जब यही सेम एक्सपेरिमेंट सल्फर 35 के साथ किया गया, तो ये देखा गया कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया था उसके पास क्या था? रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। और जब इस स्टेज में आके उसने इन्फेक्शन करा और अपनी प्रोजेनी देखी, तो उसकी प्रोजेनीज में कुछ भी रेडियो एक्टिव लेवल प्रोटीन नहीं पाया गया। इसलिए नहीं पाया गया क्योंकि बैक्टीरियोफेज ई कोलाई के अंदर प्रोटीन नहीं डालता, वो अपना डीएनए डालता है। तो जो चीज डाल रहा है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है। तो इससे क्या पता चला कि जो आपका आपका जो इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जा रही है? डीएनए के थ्रू, ना कि प्रोटीन के थ्रू। ओके। तो यहाँ पे हमें पता चल गया फिफ्थ में कि जो आपका इंफॉर्मेशन है जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे मान लीजिए एक सील लग गई डेफिनेट वाली की जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन वगैरह नहीं है। अब डिबेट खत्म यहाँ पे क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हमें क्या मिल गया है? डीएनए।
तो इस तरीके से डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्या हुआ है, डिस्कवर हुआ है। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं एंड आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।